स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो सहज सामान्य रोग होते थे, जो विकार होते थे, आज अचानक भयानक और इतने घातक रूप में क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों मृत्युकारक भी हो रहे हैं, और क्या वो अचानक ऐसी स्थितियों में आ गए हैं कि सहज सामान्य रोग भी वो सहजता से ठीक नहीं होते, धीरे धीरे वो दीर्घकालीन अपना प्रभाव छोड़ते हैं और जो क्रोनिक डिजीज़ के रूप में, जीर्ण रोगों के रूप में सामने आते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो सहज सामान्य स्थिति में पैदा हुए, फिर कुछ वर्षों के बाद वो असाध्य बन गए, इनका कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं रहा और उस व्यक्ति ने अकारण अपनी जान तक गंवा बैठी। तो इसके पीछे मेरी दृष्टि में इस पर खोज खबर भी हुई होंगी, लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी अनुभूति, मेरे अध्ययन अनुसंधान ये कहते हैं कि इस सहज साधारण रोगों का असाध्य और घातक बनने के पीछे दो मूल कारण हैं। पहला कारण है कि हम रोगों को के शुरुआत में जो संकेत होते हैं, शुरुआती अवस्था में जो उनके लक्षण होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और से धीरे धीरे वो रोग हमारे शरीर में पनपते जाते हैं और फिर वो घातक और गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी, हमने कुछ विगत दशकों से अपने जीवन शैली को, अपनी खान पीन की प्रक्रिया को, अपनी दिनचर्या को इतना बदल लिया है कि आज हमारे शरीर के अंदर सहज सामान्य स्थिति रही नहीं। जो रोग निवारण की शक्ति हमारे पास थी, जो रोग रक्षक शक्ति हमारे पास होती थी, जिसे आज स्वास्थ्य विशेषज्ञ इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ही गड़बड़ा गई है, वो ही अस्त व्यस्त हो गई है। और इसलिए वो तो ना तो संकेत देती है, और संकेत देती है तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और ध्यान देने की बात तो दूसरी रही, हम सीधे कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर से, और डॉक्टर से अपनी मेडिसिन से या अपनी जो उसकी अनुभव होते हैं, जो उसने शिक्षण काल में ज्ञान प्राप्त किया होता है, उसके हिसाब से उन संकेतों को दबाने के लिए कई तरह के उपक्रम, कई तरह की दवाइयाँ आपको दे देता है। इससे वो स्थितियाँ शुरुआत में तो कुछ समय के लिए दब जाती हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो उथल पुथल मची होती है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बना रहता है। और इस कारण से वो रोग जो सहज सामान्य थे, जो आज से 20-30 साल पहले सहज प्रक्रिया से स्वयं ठीक भी हो जाते थे, जिन्हें हम मौसमी विकृति कहते थे, मौसम का बदलाव कहते थे, वो स्वस्थ हो जाते थे और निरोगी रहकर हम दीर्घ जीवन का आनंद भी भोगते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। तो ऐसी रोगों के, सहज सामान्य रोगों के कारण गंभीर बनना या घातक रूप लेने के पीछे दो कारण होते हैं कि एक तो हम रोगों के जो शुरुआती संकेत होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी, हमने अपनी खान पीन और जीवन शैली को इतना बदल दिया है कि हमारी जो प्राकृतिक जो रोग रक्षक शक्ति थी, जो इम्यून सिस्टम था, वो ही डिस्टर्ब हो गया है। आपने देखा होगा कि रोग चाहे वो किसी जीवाणु विषाणु के कारण, किसी संक्रामक रोग के रूप में हो, या पोषक तत्वों की कमी के कारण हो, या हमारे शरीर के किसी अंग में कुछ थोड़ी बहुत विकृति शुरू हुई हो, उसका सबसे पहला प्रभाव हमारे भोजन तंत्र पर, आहार तंत्र पर पड़ता है। इसलिए रोग की शुरुआती अवस्था में हमारी भूख प्यास डिस्टर्ब होती है, फिर हमारे मलमूत्र पर प्रभाव पड़ता है, फिर हमारी मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। हम बेचैनी, अकुलाहटता महसूस करते हैं, या फिर हमें अरुचि होने लगती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम अशांत महसूस करने लगते हैं, या हमें एक तरह की बेचैनी होने लगती है। फिर इन रोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, फिर दूसरे जो उसके लक्षण होते हैं, दूसरे जो सिम्टम होते हैं, वो भी सामने आते रहते हैं। तो यदि आपकी भोजन की रुचि कम हो रही हो, आपकी भूख घट रही हो, आपके पेट में भारीपन रहने लगा हो, आपका खाया पिया भोजन पचता नहीं हो, तो तुरंत आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपके शरीर में किसी तरह की विकृति शुरू हो रही है, किसी रोग की शुरुआत हो रही है, और उसको सुधारने के प्रयास करने चाहिए। तो यदि मंदाग्नि है, भोजन की कमी है, भोजन गिरावट आई है, भोजन पच नहीं रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी पाचन शक्ति कम हो रही है, और उसके पीछे कोई संक्रामक रोग भी हो सकता है। आपके शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है। और ये लक्षण तो ऐसा है जो हर बीमारी के शुरुआत में आता है। बीमार भी ना हो, शरीर में किसी तरह का परिवर्तन चल रहा हो, तो भी ये अवस्था आती है। आपने देखा होगा कि कोई किसी भी तरह का संक्रामक रोग है, जैसे कि नज़ला जुकाम है,
तो नज़ला जुखाम, जिसे हम साधारण खांसी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और पूरी दुनिया में ये हर साल 1.5 अरब से 2 अरब लोगों को प्रभावित करता है। तो इसकी शुरुआती अवस्था में आपकी भूख और प्यास घट जाती है, प्यास बढ़ती है, भूख दब जाती है, लेकिन तब आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर या तो आप किसी डाइजेस्टिव मेडिसिन लेकर, या फिर यदि आपको लगे कि आपका शारीरिक तापमान थोड़ा बढ़ रहा है तो एंटीपायरेटिक जो जो ज्वर नाशक दवाएं हैं, एंटी एलर्जिक जो दवा हैं, जो दर्द पीड़ा जो हरण करने वाली दवा है, उनके सेवन से इसको दबा देते हैं और इससे वो रोग को तो शुरुआती अवस्था में रुक जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अस्त व्यस्त हो जाती है, उसका दीर्घकालीन परिणाम किसी अन्य रूप में सामने आता है। तो यदि शुरुआती अवस्था में आपकी भूख और प्यास डिस्टर्ब हो रही हो, भूख प्यास में प्रभाव पड़ा हो, तो उसको आप सहजता से ना लें, उसको यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करें। ऐसे में आप 2-4 दिन कम आहार लें या आहार 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। गर्म पानी लें, गर्म पानी के साथ आप अदरक उबाल के ले सकते हैं, अदरक का रस ले सकते हैं, या फिर जो काढ़ा बनाया जाता था, जिस काढ़े से हम और आप सब ज्वर मुक्त होते रहे, हम कई बीमारियों से मुक्त होते रहे, हमने कभी डॉक्टरों का मुंह तक नहीं देखा, उस काढ़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप काली मिर्च ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, आप दालचीनी ले सकते हैं, आप चाहें तो लौंग ले सकते हैं। ऐसे साधारण से काढ़े को बना के आप दिन में 2 या 3 बार सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एक तो पसीना आएगा, तो आपकी जो व्याकुलता है, आपकी जो हरारत है, आपके अंदर जो विकृति आ रही है, उसका समाधान होगा। दूसरी, आपकी भूख प्यास सामान्य होने लगेगी। तो 2-3 दिन आप थोड़ा कम खा के या 2-3 दिन का उपवास करके आप ये साधारण से उपाय कर सकते हैं। आप अदरक का पानी ले सकते हैं या सौंठ युक्त पानी का सेवन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि साधारण बुखार और संक्रमण के साथ ही भूख प्यास नहीं दबती। जब आपके शरीर में कोई हार्मोनल परिवर्तन आता है या किसी अन्य तरह की अस्त व्यस्तता आती है, तो भी उसका सीधा प्रभाव आपके भूख प्यास पर पड़ता है। आपने देखा कि स्त्रियों को, माँ बहनों को जो मासिक स्राव की शुरुआत होती है, उससे पहले भी उनके स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, उनके खाने पीने रुचि में भी परिवर्तन आता है। यानी कि आपके शरीर में यदि कोई रासायनिक बदलाव आ रहा है, कोई हार्मोनल असंतुलन पैदा हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव भी आपके भूख प्यास पर पड़ता है। इसी तरह जो स्त्रियां प्रसव काल में होती हैं, प्रसूति की शुरुआत की जो अवस्था होती है और प्रसूति होने वाली होती है, उससे पहले भी कुछ दिन पहले से ही स्त्री के भूख प्यास में परिवर्तन होने लगता है, और जिस अवधि में उसका प्रसूति होना है, प्रसव होना है, उससे 1-2 दिन पहले तो उसकी भूख प्यास अत्यधिक घट जाती है। ये पूर्व स्थिति है, पूर्व संकेत हैं। लेकिन आजकल हम तो इसको दबा के उसको ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि वो सीधा साधारण खाना ना खाए तो उसको स्वादिष्ट बाहरी जो हमारे फास्ट फूड है वो दे के उसके जी को ललचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इनसे बचना चाहिए। आपने सोचा होगा, एक हमारे यहाँ प्रचलन भी है कि बच्चा पैदा करने से पहले क्या खाया था माँ ने। तो ये इसीलिए बना है कि उस समय भूख शांत हो जाती है, भूख कम लगती है, ऐसे में कम आहार लेना चाहिए। और जो प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति रही है, उसमें तो सीधा सीधा कहा गया है कि सबसे पहले स्त्री को क्या देना चाहिए। तो मेरा एक आपको है कि यदि पूर्व संकेत आपको मिल रहे हैं कि आपकी भूख और प्यास घट रही है, तो उसे सामान लें और उसको सामान तरीके से हल करने का प्रयास करें। उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। 1-2 घंटे या 1-2 दिन आप विश्राम कर सकते हैं, धूप सेक सकते हैं या छाया में विश्राम ले सकते हैं, श्रम कम कर सकते हैं, तो उससे वो अवस्था सहजता से निकल जाती है और आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है अपने शरीर को संभाल लेती है। इसी तरह यदि आपके मलमूत्र त्याग में कोई परेशानी हो रही हो, तो उसको भी सहजता से ना लें, उसको भी यथाशीघ्र ठीक करने का प्रयास करें। कि कब्ज होना भी किसी रोग की शुरुआत है। कब्ज अक्सर कई तरह की बीमारियों की शुरुआत में होता है, और यदि इस पर इसको नज़रअंदाज किया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो ये बवासीर से, भगंदर से लेकर हृदय और कैंसर तक
में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर तक की संकेत भी देता है। लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज से 30-35 साल पहले तो एक चिकित्सक पूछता था कि आपकी रुचि कैसी है, आपकी मलमूत्र की प्रवृत्ति कैसी है, लेकिन आजकल तो इस चीज़ को पूछना ही छोड़ दिया। इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते, सीधा महत्व देते हैं कि परेशानी क्या है। परेशानी है, उसको हृदय संबंधी रोग है, हार्ट की बीमारी है, या उसका बीपी बढ़ रहा है, या उसको किडनी संबंधी रोग है, उसको डायबिटीज़ है, उसको अस्थमा, तो उसका सीधा सीधा उन चीज़ों से उपचार किया जाता है। जबकि वास्तव में उनके मल मूत्र की जो विसर्जन की प्रवृत्ति है उसको सामान्य करना चाहिए, पेट का शुद्धिकरण करना चाहिए। क्योंकि पेट में यदि मल इकट्ठा रहता है, मेल संचित रहता है, तो उसमें स्वयं कई ऐसे विष प्रभाव पैदा होने लगते हैं जो आपके शरीर को और व्याधि पीड़ित करते हैं। इसीलिए यदि आपकी भूख कम हो रही है तो इसका संकेत आर्थराइटिस में भी हो सकता है, गठिया का भी हो सकता है, और इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि आपके लीवर में असंतुलन भी हो सकता है, और हृदय रोग की शुरुआत के संकेत भी आपकी भूख प्यास बता सकती है। इसी तरह यदि आपके व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन है, आपका शरीर बेचैन है, घबराहट रहती है, अनायास आपका मन विचलित होने लगा है, नींद डिस्टर्ब हो गई है, तो इन सबको सामान्य ना लें, इन सबको यथाशीघ्र सामान्य करने का प्रयास करें। नींद तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नींद आप समुचित अवधि की लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो आप निरोगी तो रहते ही हैं। यदि आपकी नींद डिस्टर्ब है, कम अवधि की नींद लेते हैं, नींद बार बार टूटती रहती है, तो इसको आप सामान्य ना माने, असामान्य स्थिति है और ये रोग का एक पूर्व संकेत है। और यदि नींद गहरी आती है तो आपका इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षक शक्ति है, वो सहज सामान्य बनी रहती है, और आपके शरीर के जो अंदर जो उपयोगी रसायन पैदा होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, एंजाइम पैदा होते हैं, वो सामान्य जो मात्रा में पैदा होते रहते हैं। इसलिए नींद का बिल्कुल आप उपयोग करें, नींद बिल्कुल गहरी आए इसका प्रयास करें, और नींद सहज सामान्य आए उससे पहले आपको मानसिक स्थिति का भी ध्यान देना है कि यदि मन व्याकुल है, मन उत्तेजित है, क्रोधित है, स्वभाव में बदलाव आया है, तो उसको दूर प्रयास करें। दूसरी चीज़, यदि आपकी जीवन शैली में बदलाव आने शुरू हुआ है, आपने खान पीन की प्रक्रिया को बदला है, अब सहज सामान्य जो प्राकृतिक आहार अब तक लेते रहे थे उसको बदल दिया है और फास्ट फूड में आ गए हैं, या आप प्रक्रिया युक्त आहार का प्रयोग करते हैं, या रसायन आधारित भोज्य पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, तो इसको भी एक गंभीर संकेत माने, क्योंकि इससे कुछ समय के बाद आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने ही पड़ने हैं, और वो दुष्प्रभाव किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे दुष्प्रभाव हार्ट अटैक से लेकर कैंसर तक के रूप में सामने आ सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियां, व्याधियां इसके कारण हो सकती है। तो आपको यदि स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो अपने खान पीन पर बिल्कुल ध्यान रखें। और यदि आपने खान पीन के साथ में जो आप बचपन में या 10-15 साल पहले आपके परिवार में जो साधारण भोजन चलता था उसका सेवन करें, उसका प्रयोग करें। आप इस पे मत जाएं कि वो फास्ट फूड है, वो अमेरिका से आया है, वो यूरोप से आया है, या किसी और देश से आया है तो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा पौष्टिक है। वो पौष्टिक नहीं हो सकता। पौष्टिक आपका आहार हो सकता है जो आपके आसपास और आपके जो क्षेत्र में पैदा होता है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसके ऊपर प्राकृतिक प्रभाव भी है, और ऐसा आहार आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप यदि आपने बाज़ार का आटा शुरू किया है, रिफाइंड ऑयल शुरू किया है, आप घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो जैसे दाल हैं, दाल ले आते हैं, तो इन चीज़ पर थोड़ा सा आप सोचें। आपने यदि हरी सब्जियां बाज़ार से लेनी शुरू कर दी हैं, मॉल से लेनी शुरू कर दी हैं, बड़े शॉप से लेने शुरू कर दिए हैं, तो उसको सोचें कि आप उसको निकटतम जो आपके आसपास के दुकानदार हैं, जो सब्जियां बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, या किसान हैं, उनसे सीधा लेने का प्रयास करें, क्योंकि उनके अनाज में, फल फ्रूट में, सब्जियों में उतने रसायन नहीं होते जितने कि मॉल्स और बड़े स्टोर्स में होते हैं। तो इनसे बचेंगे तो आप निश्चित ही ऐसे जो असाध्य और जीर्ण व्याधियाँ पैदा हो रही हैं, जो कारण गंभीर बनती जा रही हैं, जो घातक हो रही हैं, उनसे बच सकते हैं। और आप जो लाखों का बिल
अस्पताल में भरने वाले हैं, जो लाखों की फीस डॉक्टर को देने वाले हैं, कम से कम उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये मेरा पहला आज इस विषय पर वीडियो है। इस वीडियो की जानकारी मैं आगे की भी देता रहूँगा। आज तो मैं वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ, और यदि मेरा विषय आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरा बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें और सबसे पहले आप उसको पढ़ सकें, सुन सकें। धन्यवाद।